हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू प्रॉपर आई स्पीसीज चैनल। प्रॉपर आई स्पीसीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है डेट 7 सितंबर 2023 एंड करंट इशू एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। चलिए फर्स्ट आर्टिकल की तरफ पढ़ते हैं। फर्स्ट आर्टिकल यहाँ पे देखिए, अभी एक कंट्रोवर्सी भी है। अभी क्या हुआ कि कंट्रोवर्सी नहीं बोलेंगे, बट जो अपोजिशन पार्टी है उसने एक कंट्रोवर्सी को यहाँ पे लेके आए हैं। अभी क्या हुआ है कि जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने जब G20 के जो डेलीगेट्स हैं उनको बुलाने के लिए इनविटेशन कार्ड भेजा, तो वहाँ पे लिखा हुआ था भारत। इंडिया की जगह लिखा हुआ था भारत, ठीक है। अब यहाँ पे ये कंट्रोवर्सी आ गई है। जो अपोजिशन पार्टी कह रही है कि भाई आपने इंडिया नहीं लिखा है, वहाँ पे आपने भारत लिख लिया है। क्या आप इंडिया का नाम परमानेंटली चेंज करके भारत रखना चाहते हैं क्या? या आप जो देखिए अभी अलायंस बना है अपोजिशन पार्टी का, उसका नाम भी इंडिया है। क्या आप हमारे नाम से डर गए हैं क्या? तो उस तरीके से कुछ ये बात चल रही है। अब देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पे क्या इंडिया जब किसी फॉरेन कंट्री को यहाँ पे इनवाइट करता है किसी भी चीज़ के लिए, क्या वहाँ पे भारत रख सकता है नाम या इंडिया रख सकता है? तो यहाँ पे हमें बात करनी पड़ेगी आर्टिकल 1 की। देखिए आर्टिकल 1 ऑफ द जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिया डेट इज़ भारत सेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। यानी कि इंडिया का जो नाम है, जो लीगल एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि इंटरनेशनली अगर इंडिया का नाम चाहे आप इंडिया बोलें चाहे आप भारत बोलें, आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी लिखा हुआ है आर्टिकल 1 के अंदर कि इंडिया डेट इज़ भारत सेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। यानी कि हम किसी भी टाइम इंडिया यूज़ कर सकते हैं या भारत यूज़ कर सकते हैं जब भी हम इंटरनेशनली अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो ये पर्टिकुलरली यहाँ पे न्यूज़ थी, तो आपको भी इस पर्टिकुलर बारे में बात होनी चाहिए। आर्टिकल 1 है, ये आर्टिकल 1 में इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ना यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब बात करते हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ये जकार्ता चले गए हैं। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, फॉर किसके लिए? आसियान की और ईस्ट एशिया समिट की जो मीट होने वाले उसके लिए। तो आसियान के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। मैंने कम से कम 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले ही वीडियो बनाई थी आसियान पे। हमने वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल से इसके बारे में पढ़ा था। मैं चाहूँगा तो अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो वीडियो का जो लिंक है वो डाल दूँगा। पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे आसियान की बात करूँगा तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट जो नेशन है उनका एसोसिएशन है ये, ठीक है। और इसका जो बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत 1967 8 अगस्त 1967 के तहत इस आसियान ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ था। आसियान ग्रुप का जो फॉर्मेशन हुआ था वो पर्टिकुलरली जो आसियान कंट्रीज़ हैं, ईस्ट एशियाज़ की जो कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में जो पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये आसियान ग्रुप बनाया गया था 1967 में। इसमें टोटल 10 मेंबर है, ये याद रखिएगा। और जो इनकी मेंबरशिप होती है वो रोटेशनल बेसिस पे इसकी चेयरशिप ये लेते हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली हमारे यहाँ पे जो मुद्दा है वो ईस्ट एशियन समिट के बारे में। अब मैं चाहूँगा कि आप जो एशियन कंट्रीज़ है, आसियान कंट्रीज़ की जो लोकेशन है उसको ज़रूर देखिएगा मैप में। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करी है क्योंकि आई हैव सम सॉर्ट ऑफ टाइम, क्योंकि मैं यहाँ पे घर पे हूँ और थोड़ा सा चीज़ें मेरे ऊपर नीचे हो रही हैं, बट मैं फिर भी चीज़ों को लेके आ रहा हूँ आपके सामने, सो डैट कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। बट आपके जो करंट अफेयर हैं वो कोई भी नहीं छूटेगा, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आ रहा हूँ और छूटेगा कुछ भी नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पे ईस्ट एशिया समिट की बात करते हैं। अब ईस्ट एशिया समिट की बात करें तो सबसे पहले जो ईस्ट एशिया समिट हुआ था वो 2005 में हुआ था। अब ईस्ट एशिया जो समिट का जो मेन मकसद है, जो सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी है जो रीजन में, जो पर्टिकुलरली आसियान में जो सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी है उसको क्या करना है, प्रमोट करना है, बेसिकली ये है। अब आसियान और जो आसियान ईस्ट एशिया समिट ये क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? देखिए एक तो जो हमारी एक मेन जो हमारी लुक एट पॉलिसी है, उस लुक एट पॉलिसी के लिए जो आसियान है वो सेंटर है, ठीक है। लुक एट पॉलिसी के लिए आसियान क्या है, एक सेंटर है। तो फिर इसके अलावा जो इंडो पैसिफिक, हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं तो इंडो पैसिफिक में आप सभी को पता है कि जो आसियान कंट्रीज़ है दे आर द की फैक्टर्स, ठीक है। तो उनके साथ अगर हमारे रिलेशन अच्छे होंगे तो हमारी जो इंडो पैसिफिक की जो स्ट्रैटेजी है उसको स्ट्रेंथन मिल सकता है। साथ साथ में जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, अगर उनके साथ हम अच्छे से संबंध बना के रखेंगे तो जो मैरीटाइम सिक्योरिटी वो भी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आसियान कंट्रीज़ इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। लुक एट पॉलिसी हो गया, इंडो पैसिफिक जो पॉलिसी है, हमारी स्ट्रेटजी है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हमारा जो सागर इनिशिएटिव्स है, सागर इनिशिएटिव्स के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो आई होप ईस्ट एशिया समिट और आसियान के बारे में आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ईस्ट एशिया समिट अगर आपसे पूछा जाए क्या इंडिया इज़ द मेंबर ऑफ द ईस्ट एशिया समिट, तो आप बोलोगे यस। बट क्या आसियान में इंडिया मेंबर है? नहीं, आसियान में इंडिया मेंबर नहीं है। ये तो सिर्फ जो ईस्ट एशिया कंपनी है, सॉरी कंपनीज नहीं, ईस्ट एशिया जो कंट्रीज़ हैं, 10 कंट्रीज़ हैं, उनका एक ग्रुप है जो पॉलिटिकल एंड जो सोशल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी बातें हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि अभी फ़िलहाल क्या हुआ था कि जो चाइना था, चाइना ने अपना मैप रिलीज़ करा था। एक तो इंडिया के बॉर्डर के अराउंड और एक साउथ चाइना सी में। तो साउथ चाइना सी में जो मैप को चाइना रिलीज़ करा था, उस मैप को वहाँ की जो कंट्रीज़ थी, साउथ चाइना के अराउंड की जो कंट्री है, जैसे मलेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, उन्होंने भी उनके जो क्लेम है, चाइना का जो क्लेम है, उसको रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इंडिया ने भी क्लेम को रिजेक्ट करा। साउथ ईस्ट एशियाज़ की जो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने भी इस क्लेम को रिजेक्ट करा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो इंडिया है और आसियान कंट्रीज है, एक प्लेटफॉर्म पे है इंडो पैसिफिक रीजन में अगेंस्ट दी चाइनाज़ इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं अगर आपका मेंस में कोई भी क्वेश्चन आ गया इस तरीके से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम यहाँ पे। अभी क्या हुआ है कि जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बैठाया था अंडर द जस्टिस अमिताभ रॉय। ठीक है, अंडर द जस्टिस अमिताभ रॉय, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आपके लिए, अमिताभ रॉय। ठीक है, अब ये जो अमिताभ रॉय है, इन्होंने क्या देखने के लिए बनाई गई थी ये कमेटी, पर्टिकुलरली ये प्रिजन रिफॉर्म पे बनाई गई थी। प्रिजन रिफॉर्म पे ये कमेटी बनाई गई थी। अब ये इन्होंने प्रिजन रिफॉर्म में कमेटी बनाई गई थी। अब इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी है। बेसिकली यहाँ पे इन्होंने जो बात करी है वो वुमेंस की रिगार्डिंग बात करी है कि किस तरीके से जो वुमेंस है जो वहाँ पे रह रही हैं जेल के अंदर, उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब देखने को मिल रही है। उनके लिए जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो वहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है। इसके अलावा वहाँ पे जो उनके लिए लीगल फैसिलिटीज़ हैं वो भी वहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा जो उनके लिए मेडिकल केयर होना चाहिए वो भी वहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा जो उनको शिकायत करनी चाहिए, ठीक है, जो उनको शिकायत वगैरह करनी चाहिए वो भी वो नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि वहाँ पे उस तरीके से चीज़ें है ही नहीं। ठीक है, इसके अलावा उनके लिए डिलीवरी की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी नहीं हो पा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। इसके अलावा वहाँ पे जो जेंडर स्पेसिफिक ट्रेनिंग होनी चाहिए वो हो नहीं रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि वुमेन से रिलेटेड बताया गया कि जो वुमेन है जो प्रिजन में है उनके रिगार्डिंग बताया गया कि क्या क्या उनकी अभी कंडीशन चल रही है और किस तरीके से उनकी कंडीशन यहाँ पे ख़राब है। ये बताया गया है कि जो वुमेन की जो कंडीशन है वहाँ पे प्रिजन के अंदर वो जो मैन से भी बदतर है, मतलब जो आदमी है उनसे भी बदतर है वुमेन की कंडीशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताई गई है अमिताभ रॉय जस्टिस अमिताभ रॉय कमेटी के अंदर कि किस तरीके से जो वुमेन है उनकी जो उनके लिए जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी वो फैसिलिटीज़ है नहीं। तो अभी उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी है जो कि यहाँ पे लिखी गई है। उन्होंने कहा है कि देखिए जो टेलीमेडिसिन एंड जो वर्चुअल कंसल्टेशन होना चाहिए वुमेंस का, सो डैट जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस कर दिया जाए। ठीक है, इसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग एनजीओ के साथ मिलके वोकेशनल ट्रेनिंग करानी चाहिए हमें जो वुमेन प्रिजनर है। इसके अलावा उन्हें कम्युनिटी सर्विस देनी चाहिए। जो ऐसी महिलाएं हैं जो पिटी ऑफेंसेस में, मतलब छोटे छोटे ऑफेंसेस में जिनको एक्यूज माना गया है, उनके लिए कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड की जानी चाहिए। इसके अलावा ये है कि जो वुमेन इनमेट्स हैं, यानी कि जिन्हें जो वुमेन्स प्रिजनर्स हैं उनको कंप्लेंट फाइल करने की इजाज़त होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो ट्रेनिंग है प्रिजन स्टाफ की जो ट्रेनिंग है उसको इंक्रीज़ करना चाहिए। उन्हें सेंसिटाइजेशन बनाना चाहिए टुवर्ड्स द वुमेन। इसके अलावा बताया गया है कि जो वुमेन प्रिजनर है उनके लिए साइकोलॉजिकल और जो साइकोमेटिक डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है, उनके लिए काउंसलिंग होनी चाहिए। ऐसी वुमेन्स जो साइकोलॉजी एंड साइकोमेटिक डिसऑर्डर, मतलब बिल्कुल मतलब दिमाग से थोड़ा बहुत इनके दिमाग में थोड़ा सदमा पहुंचा है ड्यू टू, हो सकता है वो विक्टिम हो सेक्सुअल अब्यूज़ के या अदर चीज़ों के, तो उन सभी के लिए काउंसलिंग होनी चाहिए सो डैट
वो चीज़ें कम की जाए। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर सारी रिकमेंडेशन थी जस्टिस अमिताभ रॉय जी की। तो आप इसको लिख सकते हैं अगर मेंस में प्रिजन रिफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया और ये बताया गया कि वुमेन की कंडीशन किस तरीके से है, तो वहाँ पे आप जस्टिस अमिताभ रॉय जी की कमेटी का मेंशन कर सकते हैं, फिर उनकी रिकमेंडेशन को मेंशन कर सकते हैं, और क्या क्या ऐसी अभी हाल में जो कंडीशन है वुमेन की वो भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर सारा मुद्दा था जो मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हैं ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव्स के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव्स के बारे में। अब ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव में क्या हो रहा है, किस तरीके से ये आपस में बातें कर रहे हैं, वो चीज़ जानना इंपॉर्टेंट है। हमें पर्टिकुलरली ये जानना जरूरी है कि ये मेन चीज़ ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव है क्या, इसकी लोकेशन क्या है, इसमें जो पोर्ट्स हैं उनकी लोकेशन क्या है। अभी जो ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव्स है ये कहा गया कि अभी देखिए आप यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है। आपको पता है कि जो यूक्रेन है इट इज़ अ मतलब एक्सपोर्टर ऑफ द वीट। ठीक है, वीट का एक्सपोर्टर है, वहाँ बहुत ज़्यादा वीट वगैरह होती हैं और भी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं। बट ड्यू टू द रशिया ब्लॉकेड यहाँ पे पर्टिकुलरली ये क्रीमिया हो गया और इधर जो इनके ओडिशा वगैरह के पोर्ट हो गए, 2-3 ऐसे पोर्ट हो गए जहाँ पे यहाँ पे रशिया का क्या है कंट्रोल होने लग गया है। तो उस वजह से क्या हो गया कि जो वीट का जो एक्सपोर्ट होना था वो ब्लॉकेट हो गया। तो ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव्स में ये है कि रशिया क्या करेगा, जो ये वीट वगैरह है इनका अच्छे से क्या करेगा, एक्सपोर्ट होने देगा थ्रू द ब्लैक सी। ठीक है, इसलिए इसे ब्लैक सी ग्रीन डील कहा गया है। अब क्या है कि यहाँ पे ब्लैक सी ग्रीन डील है तो 3 पोर्ट है इसमें मेनली, जहाँ से जो यूक्रेन के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जिसमें वीट भी इंक्लूडेड है वो वहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं ब्लैक सी से। ठीक है, तो कौन कौन से पोर्ट है यहाँ पे मैंने लिखा ओडिशा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं ये ओडिशा पोर्ट है। ठीक है, इसके बाद जॉन मॉर्स पोर्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप जॉन मॉर्स पोर्ट। और उसके बाद है पीवी डैनी, मैं थोड़ा प्रोनाउंस हो सकता है गलत कर रहा हूँ बट आप देख लीजिए अपने हिसाब से, पीवी डैनी या यूजेनी आई चाहे पीडीवेनी आए, ये यहाँ पे है, ये देख सकते हैं ये 3 लगातार पोर्ट है यहाँ पे, इस तरीके से 3 लगातार पोर्ट है, यहाँ से बेसिकली एक्सपोर्ट होता है। तो इन तीनों पोर्टों का नाम आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि दीज पोर्ट आर रिलेटेड टू विच कंटेक्स्ट, तो आपको वो याद रहना चाहिए कि दीज पोर्ट्स आर फ्रॉम यूक्रेन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। नाउ हमारे पास लास्ट आर्टिकल है, अभी सेबी ने क्या किया है, लॉन्च कर मतलब सेबी ने बोला कि हम लॉन्च करेंगे 1 आवर सेटलमेंट ऑफ ट्रेडर्स। ठीक है, तो सेबी क्या है, देखिए सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। सेबी हमारी स्ट्रेटजी, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1988 में एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी गवर्नमेंट के ऑर्डर से, बट 1992 में इसको क्या कर दिया गया, स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई है। अब स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई है। अब सेबी करते क्या है, ये एक रेगुलेटर है मार्केट सिक्योरिटीज़, जो सिक्योरिटीज़ हैं जो आपको पता है जो कैपिटल मार्केट में जो सिक्योरिटीज़ होती हैं और अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है उन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि देखिए जब भी आपने जैसे अभी ट्रेडिंग वगैरह करते होंगे अलग अलग मोबाइल ऐप पे या ऑनलाइन आप ट्रेडिंग करते होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है जब लार्ज सेटलमेंट होते हैं, सेटलमेंट का मतलब होता है कि जब आप वहाँ पे रुपये डालते हैं अपने, जब कोई भी शेयर को ख़रीदते हैं या उसको बेचते हैं, तो उसमें क्या होता है टाइम लगता है। उसमें जब लार्ज सेटलमेंट होते हैं तो उसमें सिक्योरिटी के एक्सचेंज में क्या होता है टाइम लगता है। तो अभी इंडिया के अंदर T+2 का, पहले T+2 चलता था। T+2 मतलब जैसे आपने कोई आज ट्रेड करा मतलब कोई सिक्योरिटी खरीदी, शेयर खरीदा या उसको बेचा, तो उसको ट्रांजेक्शन होने में 2 दिन लगता था। फिर इंडिया अब अप्रैल से ही 1 साल पहले ही T+1 में आ गया है। T+1 में मतलब आप ट्रांजैक्शन करेंगे, कोई शेयर को खरीदेंगे या बेचेंगे तो उसमें 1 दिन लगेगा। अब इंडिया T+0 पे आना चाहता है। T+0 कहें या हम 1 आवर कहें, 1 आवर सेटलमेंट कहें, तो T+0 या 1 आवर सेटलमेंट में क्या होगा कि जो सिक्योरिटी का जो ट्रांजैक्शन होगा वो अब 1 आवर के अंदर हो जाएगा। फिर उससे क्या होगा कि जो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको सहूलियत मिलेगी कि वो जल्दी से अपना ट्रांजैक्शन कर पाएंगे और जो मार्केट में जो स्टेबिलिटी है वो भी इंक्रीज होती दिखेगी आपको। तो अगर आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाए कि यार T+0 क्या है, तो आप बता सकते हैं। तो ये पर्टिकुलरली सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज के जो करंट अफेयर थे इतने ही थे और आई होप ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगी हैं, जो भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं आपको, वो एक
अगर आपको लगा कि यूपीएससी और अदर एग्ज़ाम के लिए, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।